बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज मुख्तलिफ इशूज़ पे हम बात करेंगे। जो कराची में इस वक्त जो ख़ास जिस इशू को हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध एड्रेस कर रही है वो है ट्रैफिक को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो है ट्रैफिक का प्रेशर कम हो। इस मद में ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो जो एक बहुत बड़ा इशू था कि जो भी अप कंट्री से बसेस आती थी, बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट आती थी, वो आपके शहरों में सदर और ताज कॉम्प्लेक्स और यहाँ तक कैंट स्टेशन तक आती थी, जिससे ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ता था। पिछले 40 सालों से वो जितने भी और वो गैर कानूनी जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे थे वो ऑपरेट हो रहे थे, तो पिछले 40 सालों से उनको किसी ने नहीं हटाया। लेकिन इस बार जो है हुकूमत ने बहुत सख्ती से उस पर ना सिर्फ अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ और खुश उसलूबी के साथ जो भी आपकी हैवी बसेस जो कि शहरों में आती थी, बड़ी बड़ी ऐसी कोचेस, उनको जो है वो यहाँ से मुंतकिल करके सोराब गोड की तरफ हम लेके जाने में कामयाब हुए हैं। और उसमें जो ख़ास चीज़ यह है कि शहरियों को परेशानी ना हो, उसलिए हमने फ्री शटल सर्विस जो है वो भी पहली दफ़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कभी इस तरह हुआ होगा, वो अपने फ्री शटल सर्विस स्टार्ट करवाई है, जो कि खैर उसलूबी के साथ चल रही है। और इस वक्त शहरी जो हैं वो फ्री शटल सर्विस में सदर से और मुख्तलिफ स्पॉट से, जहाँ पहले यहाँ पे बस अड्डे थे, वहाँ से लेके अपनी जो है वो सोराब गोड पे जा सकते हैं। और वहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ पे जो बनाया है वहाँ पे उसको भी हमने कहा कि तमाम सहूलियात फराम करें, मुसाफिरों के बैठने की जगह, मुसाफिरों के टॉयलेट की जगह, जो साफ़ सुथरी चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए, मयारी चीज़ें, खाने पीने की मयारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा जो अभी जो मेगा 2 प्रोजेक्ट्स हैं, रेड लाइन BRT और येलो लाइन BRT जो है, ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे तेज़ी से काम चल रहा है और उसमें जो हर्डल्स है उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। इस मद में ऑरेंज लाइन BRT हमारी रेडी हो चुकी है और इस दिसंबर के एंड में और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो ग्रीन लाइन BRT है वो भी सिंध हुकूमत को हैंड ओवर हो जाएगी। तो जो नई BRTs भी हमारी बनने जा रही हैं, उन BRT से मैं आपको बता दूं कि लाखों कराची के शहरियों के लिए ना सिर्फ अब लेकिन उनके मुस्तकबिल के लिए भी एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है सर्विस वो शुरू होने जा रही है, जो कि कराची के शहरियों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो उनको ट्रांसपोर्ट में जो उनको चैलेंजेस थे वो उनके रिजॉल्व होंगे। दूसरा जी, हुकूमत ने फोकस किया हुआ है कि जी गैर कानूनी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अमल मुख्तलिफ महकमों में हो रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं, उनका ख़ात्मा किस तरह किया जाए, उन तमाम महकमों को स्ट्रेंथन किया हुकूमत सिंध ने। इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूँ कि रोड चेकिंग कैंपेन जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट ने शुरू की हुई है और बहुत एग्रेसिवली कर रही है। उस रोड चेकिंग में अभी तक 22,103 गाड़ियाँ जो हैं वो चेक की गई हैं और उस 22,103 गाड़ियों में से 115 गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड शहरों में रोडों पे चल रही थी, उनको इम्पाउंड किया गया है। और 1304 टैक्स डिफ़ॉल्टर थे उन गाड़ियों में जो कि टैक्स पूरे नहीं करते, उनसे भी टैक्स की वसूली की गई है। 22,103 गाड़ियाँ जो हैं उनको चेक किया गया, 115 जो है अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ उनको इम्पाउंड किया गया, फिर जो है टैक्स डिफ़ॉल्टर उसमें 1304 गाड़ियाँ जो है उन पर टैक्स नाफिज किया गया। टोटल जो सीज डॉक्यूमेंट किए हैं उनके गाड़ियों के वो 1472 और उसके बाद कोई जो हमने टैक्स रिसीव किया है जो कि रिकवर किया है वो कोई 1,65,506 रुपये उनसे टैक्स वसूल किया है और पेनल्टी जो हमने इम्पोज़ की है वो 8,73,332 रुपये है और टोटल अमाउंट जो है वो 1,09,38,838 जो है वो ये रोड चेकिंग से। क्योंकि हम हर कोई हमारे मुल्क में कानून को बहुत आम समझता है
कि बहुत आसान चीज़ है और आम चीज़ है, तो हर कोई कानून तोड़ने में बहुत माहिर हो जाता है। तो उस मद में बहुत ही एग्रेसिवली जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रोड चेकिंग के ज़रिए ये सारी चीज़ें की। और अभी भी हमारा असेंबली में हम एक बिल लेकर आए हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी को गया हुआ है। जैसे वो आ जाएगा फिर तो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी जो है वो शहर में रोड पे कहीं पे निकल ही नहीं सकेगी। ये भी पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत होगी जो ये कानून साजी करने जा रही है कि अब कोई भी जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी भी है वो भी शोरूम से बाहर नहीं आ सकेगी जब तक वो रजिस्टर ना हो, और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं वो भी बाहर नहीं आ सकेंगी जब तक वो रजिस्टर नहीं होती हैं। तो ये भी पाकिस्तान में पहली मरतबा और ये एक्साइज एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट जो है वो ये कानून साजी करने जा रहा है। तीसरी चीज़, हमने पहले एक ऑक्शन किया था प्रीमियम नंबर प्लेट्स का और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑक्शन हुआ। और फिर मैं कहूँगा कि वो क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है कि उसने करोड़ों रुपए जो है वो लोगों ने खुशी से उन नंबर प्लेट के ऑक्शन में आए और गवर्नमेंट ने रिसीव किए, और वो पैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अनाउंस करदा दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी हाउसिंग स्कीम को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम उनको देंगे। अभी हम सेकंड ऑक्शन 1 दिसंबर को करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को 2024 को हमारा सेकंड ऑक्शन होने जा रहा है। उसमें भी प्रीमियम नंबर प्लेट्स जो हैं उसका ऑक्शन होने जा रहा है। मेरी गुजारिश होगी तमाम मीडिया से भी, दोस्तों से भी और तमाम पाकिस्तान के शहरियों से भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा वो नंबर हासिल कर सके, पूरे पाकिस्तान से बाशिंदे जो हैं वो नंबर हासिल कर सकेंगे। कि आप आएँ, पार्टिसिपेट करें, अपने आप को रजिस्टर करें और फिर आप उस ऑक्शन में शिरकत करें। हमने पाकिस्तान का ये पहला ऑक्शन किया था, इसके बाद फिर हमने पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन ऑक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। वो ऑनलाइन ऑक्शन जो है वो अगर आप जाएंगे कि प्रीमियम नंबर .excise.gos.pk पे, प्रीमियम नंबर .excise.gos.pk पे अगर आप लोग अभी भी जाएंगे तो वो पोर्टल वहाँ मौजूद है और वहाँ पे आप ऑनलाइन नंबर लगे हुए हैं, आप ऑनलाइन ऑक्शन पे जा सकते हैं। हमने कोई 70 मिलियन से ऊपर जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ऑक्शन में जो है गवर्नमेंट ने उस पर चार्जेस वसूल किए हैं, जो ऑक्शन के पैसे वसूल किए हैं, तो 70 मिलियन से ऊपर। और इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो एग्रेसिवली, इससे जो भी हम ये कैंपेन चला है उससे एक रेवेन्यू जमा हो रहा है गवर्नमेंट को हमेशा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने के लिए या रेवेन्यू देने के लिए तैयार नहीं है। तो रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है और ये होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हाउसिंग स्कीम है पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी, उसके लिए जो है हम वो पैसे दे रहे हैं कि जी उससे उन लोगों के घर बन सके। अगर पाकिस्तान का सबसे महंगा नंबर 1 जो 10 करोड़ रुपये में ऑक्शन हुआ था, उससे जितने पैसे आए उससे गरीबों के घर बन रहे हैं। तो आप ये देखें कि कुछ लोगों ने चलो क्रिटिसाइज़ किया, चले उनकी मर्जी, लेकिन आप देखेंगे वो पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। वो डायरेक्ट जो हमारा SPHF हमारा हाउसिंग सेल बना हुआ है उसको वो पैसे जा रहे हैं और वो गरीब और मुस्तहिक लोग जो सैलाब ज़दगान थे उनके लिए उनके लिए घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और पूरी दुनिया को उन्होंने इस बारे में कायल किया था कि जी पाकिस्तान में एक सैलाब, एक कुदरती आफत आई है और इसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह 21 लाख घर जो बनने जा रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। 21 लाख ख़ानदानों के लिए घर बनने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है हर सेक्टर में। हेल्थ में जैसे कहा कि हमने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट काम इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। हाउसिंग का दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। एजुकेशन में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं। आपकी IBA सक्खर यूनिवर्सिटी को इस वक्त इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल अवार्ड पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला, लेकिन आपकी IBA सक्खर को मिला है। इसी तरीके से जो 3 से 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं इस प्रोजेक्ट को। तो आप ये देखें कि आज भी इंटरनेशनल डोनर्स भी, एजेंसीज, इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं वो भी सिंध हुकूमत के इन सारे कामों को ना सिर्फ सराह रही हैं, लेकिन बढ़ चढ़ कर आगे आके हुकूमत सिंध के लिए जो है वो अपना ताउन पेश करे। उनको पता है कि सिंध हुकूमत के मॉडल्स बहुत बेहतर हैं। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है वो भी इंटरनेशनली, अगर पाकिस्तान का वहाँ जिक्र है तो सिंध सूबे का जिक्र है वहाँ पे।
तो मैं कहता हूँ हमेशा सिंध सूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत जिस तरीके से डिलीवर कर रही है, जिस तरीके से सिंध हुकूमत ये सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, इससे गवर्नेंस का भी अंदाज़ा होता है और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि हुकूमत सिंध जो है वो अपनी कमिटमेंट में पूरी है। इसके बाद रिसेंटली होम डिपार्टमेंट ने एक एक्शन शुरू किया कि गैर कानूनी जो है गाड़ियाँ जो पुलिस की लाइट्स लेकर चला रही थी, टिंटेड ग्लासेस लेकर चला रही थी, या गाड़ियों के ढालों में जो कि वेपन्स लेकर लोग हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, उस पर सिंध पुलिस ने सख्त क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। और उस क्रैकडाउन के नतीजे में जो है इस वक्त 20 जो हैं वो गाड़ियां इस वक्त सीज की गई हैं और 18 अक्यूज अरेस्ट हुए हैं। और फिर जो है फाइन इम्पोज किया गया है कोई 1520 गाड़ियों पे, और टोटल कोई 15,63,440 का फाइन इम्पोज किया गया उन गाड़ियों पे जिन्होंने वायलेशन की है। डिस्प्ले ऑफ वेपन्स पे जहाँ पे एक्शन हुआ है उसमें 27 FIR की गई हैं डिस्प्ले ऑफ वेपन पे, 29 अक्यूज्ड गिरफ्तार हुए, 34 अक्यूज्ड गिरफ्तार हुए हैं और 29 वेपन सीज किए गए हैं। तो आवाम को बताने की ज़रूरत यह है कि हुकूमत को या पुलिस को कोई शौक़ नहीं है कि सड़कों पे आपको परेशान करे, हुकूमत को कोई शौक़ नहीं कि किसी भी शहरी को रोका जाए। मकसद सिर्फ ये है कि कानून की पासदारी हो, आपका कोई ऐसा अमल ना हो जिससे जो है वो किसी को परेशानी हो रही हो। अगर आप हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके किसी गार्ड के हाथ से जो है वो फायर हो जाए, किसी आम शहरी की ज़िंदगी चली जाए, या कोई खौफ में मुब्तला हो, आपके हथियार देखकर गाड़ियों में बच्चे घूम रहे होते हैं, वो अगर आपके वेपन्स देख के किसी खौफ में मुब्तला हो रहे हों या वो इन्फ्लुएंस हो रहे हों तो वो गलत बात है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी गाड़ियों पे जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं, बराए मेहरबानी आप अपनी गाड़ियों पे फैंसी नंबर प्लेट्स ना लगाएं। तो ये सारे हुकूमत के जितने भी इकदाम हैं टिंटेड ग्लासेस पे हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उस पर ये सारे एक्शंस जारी रहेंगे। चौथी बात कि नार्कोटिक्स पे मीटिंग्स रिसेंटली हुई हैं और एक्साइज टैक्सेशन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़ चढ़ कर भी एक्शंस लिए हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स की एक लिमिटेड है हमारे पास फोर्स। ये डिपार्टमेंट असल मायनों में अब दोबारा इसकी कानून साजियाँ भी हुई हैं, उसको हमने दोबारा इसको मतलब पहली दफ़ा इसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करने जा रहे हैं और करने शुरू कर दिया, आपने कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो हमने इनिशियली ये शुरू किया कि कराची और हैदराबाद में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट एक्साइज का जो है वो मैसिव क्रैकडाउन करने जा रहा है। उसमें हमने कहा कि अगर फोर्स की कमी है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आप अपनी फोर्स मंगवाएं और आप एक्शन शुरू करें। और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है जहां उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके साथ पुलिस और रेंजर्स भी उसके साथ शामिल होंगी। ड्रग्स डीलर्स और ड्रग यूज़ करने वाले, ये उनके लिए बुरी खबर है कि आप लोग जो है वो अब आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं। बराए मेहरबानी जो इस फील्ड से अगर ताल्लुक़ रखता है तो अल्लाह ताला से तौबा करके जान छुड़ा ले, वरना अब एक्शन जो है वो दिन ब दिन मज़ीद सख्त होते रहेंगे। हमें जहाँ जहाँ रिपोर्ट मिलेगी कि अगर किसी लोगों के घरों पर भी कोई मेहमान ऐसे आए हुए हैं ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी रेड किया जाएगा। किसी महफिलों में अगर ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे होंगे तो उन महफिलों पर रेड किया जाएगा। ये बिल्कुल ओपन मैसेज है सबके लिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। तो जो भी मंशियात में मुलविस है, जो चर्च में, हीरोइन में, क्रिस्टल में, आइस में और ख़ास तौर पे कोकेन जैसे नशे में जो लोग मुलविस हैं, बराए मेहरबानी आप कान खोल के सुन लें। आप अगर पकड़े गए तो बहुत बड़े ट्रबल में आएंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आएंगे। हमने कानून साजी कर दी है, सख्त सज़ाएँ हमने उसमें डाली हैं। अगर आपको कहीं पे भी ये निशानदेही हुई कि आप किसी भी मंशियात के इस्तेमाल में मुलविस हैं तो आपका करियर ख़राब हो सकता है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी गाड़ी में ड्रग्स मौजूद है, कोई आपका दोस्त भी अगर वो यूज़ कर रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके
किसी आप दावत में किसी फंक्शन में भी यूज़ हो रही है, तो आप जो होस्ट है उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के आदमियों को ना बुलाएं जो ड्रग्स कर रहे हो वहाँ पे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमने कहा था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम एक्शन शुरू करेंगे, वो एक्शन हमने शुरू कर दिया है। इनिशियली हमने यूनिवर्सिटीज़ से स्टार्ट किया है। यूनिवर्सिटीज़ में हमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन गिरफ्तार किए हैं जो कि ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे स्टूडेंट्स को। एक दो स्टूडेंट्स को भी हमने उठाया, अभी हम किसी का नाम वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन ये इत्तला ये है कि जहाँ जहाँ पे भी एक्शन हो रहा है, हमने कहा पहले भी कहा था, हमारा मकसद किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना नहीं है कि हम किसी की आके शक्ल दिखा रहे हो कि जी ये ड्रग्स करता था। और ये हमने ड्रग यूज़ करने वाले काफ़ी लोग गिरफ्तार किए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट है कि हमारा मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, किसी को रिडिक्यूल करना नहीं है, किसी की बेइज्जती करना नहीं है, किसी की फैमिली को परेशान करना नहीं है, तो इसलिए हम उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रग यूज़र्स गिरफ्तार हो रहे हैं। पोश इलाकों में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में जहाँ जहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ से महफूज रहें, अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए, तो बराए मेहरबानी अपने घरों में, अपने इस तरह की दावतों में इन दोस्तों से दूर रहें। ख़ास तौर पे मेरी अपील होगी वालिदैन से, मेरी उनसे ये इल्तिजा होगी, रिक्वेस्ट होगी, मोतबाना रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर आपके बच्चे क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन, किसी भी किस्म के नशे में हैं तो उनसे उनको दूर रखें, वरना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, गिरफ्तारियाँ मज़ीद संगीन हो सकती हैं। और अगर किसी हमने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया, उसने पूरी लिस्ट दी है कि जी ये मेरे कस्टमर्स हैं। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये ड्रग डीलर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, आपके या आपके बच्चों के अगर नाम या नंबर उस लिस्ट में आ रहे हैं तो आप लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी ड्रग से दूर रहें। ये चूँकि हुकूमत ने सख्त एक्शन और सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया हुआ है और वो क्रैकडाउन चल रहा है, तो बराए मेहरबानी जो है कोई भी शख्स हो, कितना भी बाअसर क्यों ना हो, कोई चाहे वो मतलब किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर आप ड्रग में पकड़े गए तो ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सबके लिए एक क्लियर मैसेज है। जी खान साहब की तरफ से एक और धमकी अब डू एंड डाई वाली बात सुनने में आ रही है कि 24 तारीख को जो है इस्लामाबाद को पूरा गर्म किया जाएगा, वहाँ पे सख्त किस्म का एहतियात किया जाएगा, जो अल्लाह ना करे किसी बड़े खूनरेज़ी का सबब भी बन सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हुकूमत की क्या तैयारियाँ होंगी, इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत करेंगे या आप खान साहब के साथ खड़े होंगे? देख मैं वादे कर लूँ अमीर साहब, टॉपिक तो दूसरा था आप इस पे ले आए 24 तारीख के जो भी इमरान खान ने कॉल दी है। एक बड़े अजीब की ताज्जुब की बात है, कॉल किस लिए है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी और से पूछता हूँ, किस चीज़ की कॉल दी है? बकौल उनके कॉल ये है कि जी 26वीं आइनवी तरमीम के बाद कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी है। मुझे याद है आज जो PTI पूरे दुनिया में रो रही है, उनको कुछ एक्सटेंशंस पर भी एतराज़ात हैं। क्या ये वही इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने 2018 के जाली इंतखाबात में जाली मैंडेट लेने के बाद खुद एक दफ़ा एक्सटेंशन दी थी? एक्सटेंशन की शुरुआत मतलब एक्सटेंशन देते रहते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं किसी को एक्सटेंशन देना, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने खुद एक्सटेंशन नहीं दी थी? उस वक्त मुझे याद नहीं आया, लेकिन जब उसके बाद उनका इक़्तिदार जा रहा था, उनको अपने इक़्तिदार का नज़र आ रहा था कि जो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रही है, तो जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। आप अभी सारे गूगल करें और लिखें कि इमरान खान अग्रीड टू गिव लाइफ टाइम एक्सटेंशन टू जनरल बाजवा। तो जब आप तो इस तरह की बातें करें, तो आज एहतजाज की वजह मुझे समझा दें क्या चीज़ है एहतजाज की वजह। आज ये जो आप फिर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे, और आप लोगों को एक दफ़ा नहीं, और आपने एक बात नोट की होगी, अब लोगों ने इमरान खान की कॉल को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने कितने बयानात इमरान खान साहब के देखे जिसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ एक सूबे में जहां उनकी हुकूमत है वहां पे उनके चीफ मिनिस्टर साहब जो भी हुकूमत की मशीनरी और गाड़ियां भरकर जो जिस तरह वो आते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे आपने लोग देखे?
आप पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े शहर में इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरी कराची की मीडिया बैठी है और आपको पता है कि मैं किसी और सूबे की मिसाल नहीं देता, यहाँ पे कोई जलसे जुलूसों में कोई सख्तियाँ नहीं की गई। आपने खुद यहाँ विटनेस किया कि यहाँ पे जब भी पीटीआई ने जलसे प्रोग्राम रिसेंटली भी निकले थे तो हुकूमत की तरफ से कोई उनको सख्ती नहीं दी। आपने कितने लोग पाकिस्तान के बड़े में बड़े शहर में कितने लोग आपकी कॉल पे निकले? नहीं निकले ना। पंजाब में कितने लोग निकले? नहीं निकल रहे ना। बलूचिस्तान में कितने लोग निकल रहे? नहीं निकल रहे ना। जहाँ पे आपकी हुकूमत है, जहाँ पे आप जबरदस्ती लोग निकाल सकते हो, वहाँ पे निकाल रहे हो आप। तो आपकी कॉल को लोगों ने सीरियस लेना अब बंद कर दिया है और ये सवालात भी उठ रहे हैं कि जी आप हर बार महीने में 1-2 दफ़ा आप इस तरह की कॉल देके आप क्या करना चाह रहे हैं? मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जब अब मुल्क की कुछ इकॉनमी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहे हैं, जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, मुल्क में नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी की कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश हो। इस मौके पे अगर पीटीआई की लीडरशिप ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में दोबारा अनारकी फैलाए या लोगों में अफरा तफरी फैलाए, तो मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम हो गई। उसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली लंदन में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से बदतमीज़ी की गई और कल फिर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये बताएं कि ये कौन सी सियासत, कौन सी पॉलिटिक्स है। और मैंने उनको कहा कि चलो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, ये यहाँ क्यों नहीं होती, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? खुदा ना खासा मैं कहता हूँ अल्लाह करे ना हो किसी के साथ भी, लेकिन चूँकि अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में होना शुरू हुई तो इसके नतीजे ख़तरनाक और हौलनाक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग रिटेलिएट भी कर सकते हैं। तो ये जो भी इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू या अपने बयानात के थ्रू, अपने ट्रेनिंग्स के थ्रू जो पीटीआई की लीडरशिप लोगों में ये एक अनारकी पैदा करने की कोशिश कर रही है, एक इनटॉलरेंस का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, गालम गलोच का जो एक कल्चर इस पाकिस्तान की सियासत में डाल कर इमरान खान ने पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आलूदा कर दिया है। पूरे पाकिस्तान की सियासत इस वक्त आलूदगी से दो चार है, बिकॉज के इमरान खान साहब ने लोगों के को कहते हैं ना कि हमने लीडर को होता है जो लोग अपने फॉलोवर्स को हाथ में कलम दे, तालीम दे, अपने लोगों को अखलाकियात सिखाए, उसने लोगों को गालम गलोच सिखाई है, जिसकी वजह से आप ये देखें कि अब बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है, अदम बर्दाश्त होती जा रही है। जो सियासत दलीलों पे होनी चाहिए थी, जो सियासत उसूलों पे होनी चाहिए थी, अब वो सियासत सिर्फ गालम गलोच तक पैदा की जा रही है, वहाँ से फैलाई जा रही है। ये बताएगा कि आवाज़ टीवी के हवाले से मेरा सवाल है, आवाज़ टीवी में छापा मारा गया है, आप भी खामोश हैं, तमाम सहाफ़ती तंजीमें भी खामोश हैं, जो सहाफ़ी सुबह शाम ब्रेकिंग मारते थे वो भी खामोश हैं। तो खामोशी ने इसको बिल्कुल मशकूक कर दिया। और अभी एक दोस्त ने बताया कि जिन्होंने छापा मारा था माफ़ी उन्हीं ने नहीं मांगी। क्या वाक़या हुआ ये? देखिए जी, ये पुलिस ने रेड किया, ठीक है, और पुलिस को इख्तियारात है, कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन को रेड कर सकती है। तो अब वो बात है कि अगर कोई वीआईपी कल्चर होता तो वो उस पर हो रहा होता। अब आप सड़क में पुलिस अगर चेक कर रही होती है, 50 गाड़ियों को चेक कर रही होती है, किसी गाड़ी में से कोई चीज़ निकलती है, किसी गाड़ी में कोई चीज़ नहीं निकलती है। तो अगर नहीं निकली तो पुलिस ने उस पर कहा कि गलतफहमी पे काम हुआ है और पुलिस ने उस निजी टीवी से जो है माजरत की, तो उसमें कौन सी बात ख़राब है? जी पुलिस का अब जब ट्रंप जीत के आया तो पीटीआई के जलसों में अमेरिका का झंडा और ट्रंप की तस्वीरें आवेदन करके खुशी का इजहार किया जा रहा है, ये दोहरा मयार कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहले एक बात मैं इनका एक सवाल इनका जो था उसको पूरा कंप्लीट करूं। आपने कहा ना कि जी हाँ, मैंने कहा जी वो पुलिस का रेड था, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन मज़े वाली बात थी कि यही फ़र्क है सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का। ये अगर झूठी खबर जो फैलाई गई, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर होती तो फिर क्या होता, डेफर्मेशन का केस होता। अब वो सोशल मीडिया पे इमरान खान के चाहने वाले 1-2 लोग कर ली, वो उनका मिजाज था, तो ये वो फेक न्यूज़ के ज़मरे में वो चीज़ आती है। अब आपने जो बात की अमेरिका की, वो मैं आपको बता दूं, ये वही पीटीआई थी जिसने पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, और साइफर, और फिर कहा गई थी कि हमें निकाला गया, और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाने वाले
इस वक्त आधी पीटीआई उसी मुल्क में पहुंची हुई है कि किसी तरीके से इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाए। हर मुल्क के अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर मुल्क का अपना तरीक़ेकार होता है। कोई भी मुल्क उठा के इस तरीके से जो है पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। ना कभी पाकिस्तान ने किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी की, मैं समझता हूँ ना कि कोई और मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पे या अंदरूनी किसी भी इशू पे दखलंदाजी करेगा। तो आज वही, लेकिन बात ये नहीं, बात है कि नैरेटिव की बात है कि वो शख्स कितना झूठा था, वो शख्स कितना अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसने सिर्फ ये बात की कि जी एक मुल्क जो है मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बहुत बड़ा इनकलाब लेके आया हूँ। उसने सिवाय चंद लंगर खाने खोलने के ऐसा कोई पाकिस्तान में काम नहीं किया, वो भी अवाम के पैसों से लंगर खाने खोले, अपने पैसों से नहीं खोले। कोई भी ऐसा काम बड़ा नहीं किया जिसकी वजह से जो है कोई सुपर पावर मुल्क उसके खिलाफ हो गया हो। लेकिन आप ये देखें कि अवाम को किस हद तक अवाम के जहनों में नफरत फैलाई गई, अवाम के जहनों में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि उनके हटने की वजह इमरान खान की उनकी अपनी नाअहली थी कि उन्होंने कोई डिलीवरेंस नहीं दी थी, लेकिन वो इतना प्रोपेगेंडा किया उस मुल्क के खिलाफ। फिर उसी मुल्क में अपने उन्होंने लोग भेजे, उसी मुल्क में उन्होंने जो है अपने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए वहाँ पर अपनी लॉबिंग फर्म को हायर किया, और लॉबिंग फर्म के बाद फिर एक और इंटरनेशनल एक मुल्क जो इनके गोल्ड स्मिथ फैमिली का, वो उनके लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहा था। लेकिन तो ये इस शख्स के कॉल और फ़ैल में जो तजाद है उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मौजूद है। क्या मतलब? कहाँ पे? ओके, अच्छा मुझे इसका इल्म नहीं है। हाँ, अच्छा मेरे भैया आपको सवाल, अभी लास्ट आपको याद है पीटीआई का कि यहाँ पे जुलूस हुआ था, याद है आपको? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, याद है ना? कोई पुलिस ने कोई लाठी चलाई? पुलिस ने कोई रोका? नहीं रोका ना। हम तो कहते हैं पीटीआई को जितने जुलूस करने कर ले, निकाले बैठ के। हम कहते यस 9 में जैसे वाकयात करने नहीं देंगे। अगर भाई सुनो ना भाई, टॉक शो में बैठे मेरे प्यारे भाई, सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने पीटीआई को जुलूस करने हैं सिंध गवर्नमेंट कभी मना नहीं करेगी, लेकिन 9 में जैसा अशर करने नहीं देंगे कि शारा फैसल पे तोड़ फोड़ करें, आग लगाएं, आपकी हमारी बसेस को आग लगाएं, एम्बुलेंसों को आग लगाएं और तकरीबकारी करें। तकरीबकारी की इजाज़त नहीं है, बाकी जलसे जुलूस पॉलिटिक्स में सबको इजाज़त है। आपने खुद देख लिया कि जी अब क्या जोर रह गया है, लोग उनके कहने पर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। काजी साहब ये बता दें कि एक तो आइडियाज़ आने वाला है चंद दिनों के बाद, बड़ा ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू सामने आने वाला है, उसके लिए कोई प्लान किया गया है? दूसरी बात ये कि मंशियात की आप कह रहे हैं कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्शन पे है ये सूबे से बाहर से आ रही है, तो वहाँ कितनी बड़ी कोई वैसे कार्रवाई हुई, कोई ऐसे नाम सामने आए जो कि बेनत सूबाई? देखिए जी आपकी बात आ गई। मंशियात के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं। ANF भी काम कर रही है, जो बॉर्डर्स पे वो ANF काम कर रही है, हमारी एक्साइज भी काम कर रही है, पुलिस भी कर रही है, रेंजर्स भी कर रही है, सब एजेंसियाँ काम कर रही हैं। मंशियात कुछ ऐसे नशे हैं जो कि यहाँ नहीं बनते, बाहर से आते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा बॉर्डर्स को ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे नशे जो कि यहाँ पे लोगों ने बनाना शुरू कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वो मेडिकली अब सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं आपकी, वो अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ खुद बन रही हैं। तो वो आपके फार्मूलाज पे कुछ लोग लेबॉर्ट्री में बैठ के बना रहे हैं, कुछ लोग फार्मूला सीख गए। हमें इसकी अब वो एक तो वरी ये थी कि जो चीज़ बाहर से उसको रोके ना, अब एक वरी जो यहाँ पे बन रही है। लेट्स सपोज मेरे पड़ोस में कोई क्रिस्टल या आइस अगर बना रहा है, तो मुझे तो एक तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकनी है, उसकी डीलरशिप रोकनी है, और मुझे किसी तरीके से अपने उनके कंज्यूमर को और अपने अवाम को ये बोलना है कि खुदारा इस नशे से दूर हट जाएं, इसमें सिर्फ तबाही है, इसमें कोई बेहतरी नहीं है, आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आएगी इसमें। जी भाई सर, वो आपने टेंडेड ग्लासेस के हवाले से बात की कि कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये काम हो रहा है, इस पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी इलेक्शंस के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर
सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग आ रहे हैं तो उनके भी टेंटेड क्लासेस हैं, पुलिस के आला अफसरान आ रहे हैं तो किसी के जनाब नहीं होंगे। मैं बताऊं आपको कि कोई भी अगर पुलिस को फुल अथॉरिटी है, किसी की गाड़ी भी जो है वो चेक कर सकती है। हाँ, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें ओरिजिनल शीशे ही टिंटेड होके आते हैं। बाहर से जो इम्पोर्टेड कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके कुछ स्क्रीन, वो भी फ्रंट वाली नहीं या आगे वाले नहीं, पीछे वाली स्क्रीन जो हैं वो 4 व्हील ड्राइव जो होते हैं उनके वो होके ही टिंटेड आते हैं। लेकिन जहाँ पे किसी ने मैन्युअली की हुई है वो अलाउ नहीं है और किसी को भी अलाउ नहीं है। जी साहब, ये बताइएगा, आपने एड्रेस किया एजुकेशन, हेल्थ, तालीम के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर ये मंशियात का जो इस्तेमाल होता है, उसमें कोई रेशो आया सामने कि कितनी बड़ी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या फिगर आ रहा है, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसके अलावा कोई इसमें ऐसा कोई ग्रुप आपके सामने आया, आइडेंटिफाई हो सका इस पूरी वर्किंग के अंदर कि जी ये ग्रुप था जो बेसिकली इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था और उसके खिलाफ आपने कोई प्लानिंग की है? देखिए जी, एक ग्रुप नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं इस ड्रग्स के काम में आ चुके हैं और हमने कुछ ग्रुप पकड़े जिनके जो पैट्रोनाइजर्स थे वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ के अपने एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा कि वहाँ के आईजी इस्लामाबाद को भी लिखें कि नंबर्स के साथ, शवाहिद के साथ हमें पता है कि जी उनके जो है सप्लायर्स यहाँ से काम कर रहे हैं। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।